मैंने स्टैटिस्टिक्स का भी एक रिकॉर्डिंग कर दिया है जिसमें पूरा एक्सरसाइज मैंने ही सॉल्व करवाया है स्टैटिस्टिक्स का सेकंड बैच के साथ। तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब चैनल पे मे बी बाय बाय टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट इट। ठीक है बच्चे। तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे साथ, मतलब क्योंकि पहले मैंने एक ओवरव्यू दिया था, एक डिफरेंट स्टाइल से किया था हमने स्टैटिस्टिक्स एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत जल्दी से। बट इस बार पूरा एक्सरसाइज मैंने ही सॉल्व किया है स्क्रीन पे। तो अगर वैसे करना है तो इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब टुमारो, उसको देख लेना ठीक हम है। साइंस को भी अपलोड कर दीजिए। किसका बच्चे? साइंस। साइंस की मीटिंग्स मिल तो रही हैं बच्चे, हम रिकॉर्डिंग्स मिल तो रही हैं। यूट्यूब पे। पर अपलोड नहीं करती हूँ बेटा साइंस का ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं वो क्या करते हैं। अभी के लिए मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड की डिस्कस कर ली है कि वो एक कलरलेस लिक्विड है, वो सार एंड टेस्ट होता है, विनेगर का स्मेल होता है, 118 डिग्री सेल्सियस वाटर से ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्योर इथेनोइक एसिड जो है वो फ्रीज होकर ग्लेशियर जैसा दिखता है, इसीलिए उसे ग्लेशियल इथेनोइक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है। नाउ इट इज मिसिबल इन लिक्विड, अगर आप उसे पानी में डिसॉल्व कर दें तो पानी और उसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, दे बोथ मिक्स विद ईच अदर, सो दे आर मिसिबल इन वाटर। ठीक है। और इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर विथ 2 कार्बन। तो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? C2H5। क्यों? C2H6 इथेन का फॉर्मूला है, तो इथेनोइक एसिड के लिए आपको इथाइल ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके साथ COH। ये करेक्ट है क्या? बताओ, उसको आज 5 मार्क्स मिलेंगे जो मुझे ये बताएगा कि क्या ये मैंने सही लिखा। जल्दी से। एकदम सही फॉर्मेट कर दिया ना मैंने? कोई नोटबुक नहीं देखेगा कविश, नो 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 नो। यस मैम। नोटबुक देखनी है, ये तो साची मैम चीटिंग है फिर। मैम नोटबुक नहीं चेक रहा था, मैं बना के देख नहीं रहा नहीं, कोई नोटबुक में नहीं देखेगा। और मुझे बताओ गौरी, सही है ना एकदम? मैम तो हमेशा सही काम करती है। था। आप तो गलत ही है। मैम अब तो अरे गलत अब तो गलत। गलत है। कितने गंदे बच्चे हो तुम ये कह रहे हो मैंने गलत लिखा है बोर्ड पे? देखो आरेगा कह रही है मैम सही है। नहीं, गलत है। गलत मैम हाउ? अच्छा प्रूव करो क्यों गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या गलती की है? बेटा जो मैंने यहाँ गलती किया ना, ये मोस्ट कॉमन एरर है, मैक्सिमम बच्चे यही करके आते हैं एग्जाम में। इथेनोइक एसिड में मैंने जब आपको फॉर्मूला कराया था तो मैंने आपको बताया था ये C साथ में काउंट होगा, ये तो प्रोपेनोइक एसिड है बेटा। इथेनोइक एसिड बनाना है तो एसिड ग्रुप बनाकर शुरू करो। COOH से, इथेन से शुरू करोगे तो पक्का गलती होगी। एसिड पहले बनाओ। आप देखो कि 2 कार्बन चाहिए थे, तो अब आप सिर्फ यहाँ पर एक CH3 लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है इथेनोइक एसिड का? CH3COOH। मैंने इसीलिए फटाफट उसको छुपाया था, मैंने कहा देख ना ले कहीं। और देखो, नहीं देखा मैम आपने। फोर होना चाहिए ना। क्या बेटू? अब CH4 ये ना। देखो CH4 हो जाएगा, तो फिर C की फुल आर्म्स ही फुल हो गई ना, फिर तो COH से अटैच ही किधर से होगा? राइट। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? तो ये मोस्ट कॉमन एरर है, बच्चे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाते हैं तो ये गड़बड़ करके आते हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में। आपको ये याद रखना है कि इथेनोइक एसिड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप बना रहे हो ना, पहले उसका फंक्शनल ग्रुप लिखो और फिर सोचो कि नाम में कितने कार्बन होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप नहीं है और बाकी कुछ भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, O8 है, उन सब में जो एक एक एक्स्ट्रा C है ना, वो काउंट होता है बेटा चेन में। अब अल्कोहल ग्रुप के पास तो C नहीं है, तो इथेनॉल बनाना है तो फिर तो यहां से सोचना भी शुरू करो तब भी C2H5 ही चाहिए। राइट और नॉट? है ना, मैं हाइलाइटर से ही लिख रही हूँ तब से। तो C2H5OH ही बनेगा इथेनॉल, लेकिन इथेनोइक एसिड CH3COOH बनेगा बेटा। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है।
चलो, तो किसी को पॉइंट्स नहीं मिले, मैं ही जीत गई। वाह। चलो, अब ये एक एसिड है, तो लिटमस पेपर पे इसका एक्शन क्या होगा? एसिड्स टर्न ब्लू, ब्लू लिटमस रेड। ABR एसिड चैप्टर से पढ़कर आए हैं, तो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। चलें आगे। ओके। अब इथेनोइक एसिड कैसा एसिड है? वीक और स्ट्रॉन्ग? वीक। पहली बात तो कैटेगरी बताओ। हमने दो एसिड्स पढ़े थे जब एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा था, एक मिनरल एसिड्स होता है और एक ऑर्गेनिक एसिड्स होता है। ऑर्गेनिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है कि मिनरल एसिड है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है। ओके, तो ये यस। वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? ऑर्गेनिक वीक वीक। वीक वीक। ये वीक एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, तो इसीलिए क्या है? ये वीक एसिड है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? ओके। So now here it is written that ethanoic acid and hydrochloric acid are acidic in nature, but the litmus test does not show which one is strong, which one is weak. तो आपको litmus test से पता नहीं चलेगा। आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? ये हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, कि आपको या तो उससे वो करके देखना पड़ेगा, बल्ब ग्लो करके देखना पड़ेगा उसे, एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करो, उसके अंदर दो वायर्स डिप कर दो और दो वायर के एंड्स डिप कर दो और उससे बल्ब ग्लो करके देखो। द बल्ब दैट इज ग्लोइंग ब्राइटली इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें वीक जल रहा है, डल जल रहा है बल्ब, वो जो है वो क्या होगा? वो एक वीक एसिड होगा, है ना। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट इथेनोइक एसिड टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज। ऑरेंज हो जाएगा वाई, येलो ऑरेंज इज एसिडिक, है ना। पीएच लेवल लेस देन 7 हो जाएगा, विच इज अराउंड 4 फॉर इथेनोइक एसिड। इट्स अ वीक एसिड, क्योंकि नंबर 4 है, इट्स अ वीक एसिड। अगर नंबर 1 2 3 होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता। तो इसका ये एक वीक एसिड है, इसका इसीलिए इसका पीएच क्या है? 4। नाउ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रेड कर देता है और उसका पीएच 1 होता है। हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं इथेनोइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ताकि हमें समझ में आ सके। ओके, चलें अब नेक्स्ट करें। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट द कंपैरिजन ऑफ पीएच विद यूनिवर्सल इंडिकेटर टेल्स अस दैट इथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। राइट बच्चे? अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इज बिकॉज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट आर एसिड्स दैट आर वीक एसिड्स, उनके अंदर पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है। जब वो आपको स्ट्रेंथ की बात करेंगे एंड यू डोंट इंक्लूड दीज टू वर्ड्स, तो मार्क्स 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही वो कीवर्ड है दैट इज एक्सप्लेनिंग व्हाई आर मिनरल एसिड्स वीक एसिड्स। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि वो पार्शियली आयोनाइज करते हैं। पार्शियल आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि वो ब्रेक हुए, H+ आयंस रिलीज किया, वापस कंबाइन हो गए, फिर ब्रेक हुए, फिर कंबाइन हो गए। तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाते, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते, कंप्लीटली आयंस में ब्रेक नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो क्या रह जाते हैं? बार बार कंबाइन होते जाते हैं। वो अलग होते हैं, फिर कंबाइन हो जाते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर कंबाइन हो जाते हैं। तो एक टाइम पे एसिड के अंदर सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक ही नहीं हुए होते। तो जब वो ब्रेक ही नहीं होंगे तो वो फिर वीक होंगे, इंटेंसिटी उसकी वीक होगी, बल्ब डल ग्लो करेगा। आ गई ना बच्चे बात समझ में? लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं। टर्म समझ में आ गई जो यूज करनी है? ठीक है ना, नोट कर लो इसे जल्दी से। why are carboxylic acids weak acids? Because they partially ionize in solutions to give small number of hydrogen ions, right? ठीक है बच्चे, चले आगे। ओके, अब क्योंकि एसिडिक है नेचर में, इथेनोइक एसिड, द नेम इज एसिड, इट इज सार इन टेस्ट। क्योंकि एसिडिक है नेचर में, तो एसिड प्लस बेस, एनीथिंग दैट इज बेसिक इन नेचर, उसके साथ वो सॉल्ट बनाएंगे, साथ में वाटर रिलीज होगा कि नहीं? यही पढ़कर आए हैं हम।
है ना। तो यहाँ पर बेसिक कुछ भी हो सकता है, वो एक कार्बोनेट ग्रुप भी हो सकता है Na2CO3, वो एक बाइकार्बोनेट भी हो सकता है NaHCO3, और वो एक एल्कलाई भी हो सकता है तो NaOH। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, NaOH कुछ भी ले लो आप, जब भी आप उसे एसिड के साथ, इथेनोइक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा, क्योंकि हो रहा होगा वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अब इन रिएक्शंस को लिख लेते, नोट कर लिया, ये जनरलाइज रिएक्शन लिख लिया। ओके, चलो अभी नेक्स्ट करते। नेक्स्ट इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, जो सबसे पहले कैटेगरी लिखी Na2CO3, उसके साथ कैसे ब्रेक होगा। तो जब भी आप ये रिएक्शन याद करोगे तो हमेशा याद रखोगे कि ब्रेक कहाँ से होना है। तो क्योंकि ये एक एसिड है तो H+ आयन रिलीज करेगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा बेटा, राइट और नॉट। और CH3COO Na2CO3 जो है ये यहाँ से ब्रेक होगा, और ये Na जो है इससे कंबाइन हो जाएगा और एक O8 पार्टिकल बनेगा, है ना। और ये O8 क्या है? ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप में यस, फॉर्मूला वहीं से आ रहा है, इथॉक्साइड वहीं से आ रहा है, लेकिन इथेनोएट ग्रुप्स के अंदर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, तो ये सोडियम इथेनोएट है ना। ठीक है, चले अभी आगे देखें। इस रिएक्शन को लिखा, यहाँ का पॉजिटिव आयन Na+ और ये नेगेटिव आयन बनेगा, CH3COO नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, साथ में वाटर बनना है। आपने ये बात पढ़ी थी बेटा, याद करो ध्यान से, जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर किया था, कि आप जब भी एक एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो तो हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट, और साथ में वाटर रिलीज होता है, यही पढ़ा था। लेकिन जब ये बेस कार्बोनेट ग्रुप हो Na2CO3, तो मैंने आपको बताया था ये जो आयन है ना CO3 2- ये ना अनस्टेबल है, ये हमेशा ब्रेक होकर CO2 बनाता है। तो साथ में इन चीजों के साथ में एक्स्ट्रा एक CO2 और बनेगा हमेशा, तो एक सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर है वो CO2 जो कार्बोनेट ग्रुप से आया है। ठीक है, नोट करो जल्दी से रिएक्शन फटाफट से। अब इनके नेम देख लेते हैं। दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम, और क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है इसीलिए दिस इज एसीटेट आयन। अगर आपसे एसीटेट आयन का फॉर्मूला पूछा जाए बेटा तो दैट इज CH3COO-, ये एसीटेट आयन है। और सोडियम आयन या फिर इसमें से तो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, H+। तो CH3COOH, 3 ठीक जगह पे नहीं आया, इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो H+ जो रिलीज करेगा वही तो एसिड होगा, दैट इज व्हाई दिस इज एसिड, क्योंकि H+ आयन रिलीज कर रहा है। बट दिस इज अगेन अ वीक एसिड, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। ओके, ठीक है ना। तो एसीटेट आयन ये रहा, दिस इज एसीटेट आयन। और एसीटेट आयन जो है वो सोडियम से कंबाइन हो गया, इसीलिए उसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर हो गई ये चीज? सोडियम एसीटेट इज द कॉमन नेम, और इसका जो आयोपेक नेम है दैट इज सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये O8 ग्रुप है। ठीक है, आ गया बच्चे समझ में? अभी इसी तरीके से बाइकार्बोनेट, अगर आपको याद हो जब हमने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर किया था तो हमने कहा था कि प्रोडक्ट्स तीनों सेम ही होते हैं, आप बाइकार्बोनेट में डाल दो या आप कार्बोनेट में डाल दो, हमेशा बनेंगे ग्रुप्स तीनों सेम ही, लेकिन बैलेंसिंग में फर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो H था उसे अब एक कम रिक्वायरमेंट होगी इस पार्टिकल की H2O बनाने के लिए।
क्योंकि दोनों H उसे अपने से ही मिल गए। याद है, देखो बैलेंसिंग में ही डिफरेंस है दोनों की, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको 2 पार्टिकल्स ऑफ इथेनोइक एसिड लेने पड़े। क्यों 2 क्यों लेने पड़े? क्योंकि ये जो H ब्रेक हुआ, अगर आपने 2 पार्टिकल लिए होंगे तब होगा ना H2, और साथ में एक O यहाँ से आएगा तो H2O बनेगा ना बच्चे। 2 इथेनोइक एसिड के पार्टिकल्स लेकर H बनाया, यहाँ पर एक ही इथेनोइक एसिड के पार्टिकल से वो काम हो गया, क्योंकि एक H ये था और एक H यहाँ भी तो था। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? आ रही है बात समझ में सबको? तो बैलेंसिंग में ही फर्क होता है, बाकी पूरा रिएक्शन सेम होता है। सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम एक एसिड इथेनोइक एसिड को बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर दें। आ गई बच्चे बात समझ में? नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे समझ लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आपने डाइल्यूट इथेनोइक एसिड ले लिया है और सोडियम कार्बोनेट आपने नीचे डाल लिया है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब गैस गोज अप ऑलवेज, तो वो अपने आप इधर ट्रैवल करके डिलीवरी ट्यूब से यहाँ आ गई है। बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ओके। ना आपका एकदम से नेट खराब हो गया था एंड कुछ आवाज नहीं। आई नो बेटू, आई नो आई नो, नेटवर्क इशू है ना, गड़बड़ है। आज फोन से लॉग्ड इन हो तो जैसे ही फोन रिंग करता है वैसे ही नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। हम्म। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, चलें अभी आगे। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये एक बेस है, एक एल्कली है ना, एल्कली है ना, वाटर सॉल्युबल बेस को एल्कली बोलते हैं। याद आ रहा है ना सबको? ऐसा लग रहा है बाबर रिफ्रेश हो गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर। तो ये क्या है? एक एल्कली है। एल्कली क्यों है? क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस है। वाटर सॉल्युबल का मतलब है पानी में डालो तो Na प्लस और OH माइनस टूट जाएंगे, तभी तो पानी में डिसॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अब यहाँ पर क्योंकि आपने एक एसिड को बेस से रिएक्ट किया है तो होना क्या है, देखो ध्यान से। सॉल्ट और वाटर बनना है, वही तो बनाया हमने। सॉल्ट कैसे? यहाँ से ब्रेक होगा इथेनोइक एसिड, यहाँ से ब्रेक होगा बेस Na अलग, Na और CH3CO माइनस, ये क्या हो गए? ये प्लस और माइनस आयंस हो गए। इनकी एफिनिटी होगी, ये अट्रैक्ट कर जाएंगे और H और OH अट्रैक्ट कर जाएंगे और H2O बन जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? अब हम बना रहे हैं ईस्टर्स। ईस्टर की फॉर्मेशन अल्कोहल में भी पढ़कर आए हैं। प्लस एथेनोइक एसिड अल्कोहल प्लस एसिड, एसिड राइट। इज। और मैंने वहां आपको क्या बताया था? क्या बताया था? बताओ, नाम कैसे मेथान। देते हैं इसका? नाम कैसे देते हैं इसका? जो जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो COO के बाद लगाएंगे, है ना? याद आ गया ना? ठीक है, तो ये पूरा इथेनोएट है, दिस इज इथेनोएट, और ये इथाइल है। वैसे तो नॉमेक्लेचर नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर मैं इसे C2H5 COO C2H5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल ये है, इथाइल, और ये हो जाएगा बेटा प्रोपेनोएट। है नहीं सिलेबस में, कट है, हमारे टाइम पे था, हमने पढ़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में कट है। ईस्टर्स के नाम नाम कैसे देने हैं तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि मैं ये रिएक्शन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहे हो। बाय द टाइम आई एम टेकिंग अ शॉर्ट बायो ब्रेक, गोइंग टू द रेस्ट रूम, विल बी बैक इन 2 मिनट्स। तब तक आप लोग जल्दी से इस रिएक्शन को लिखो, और इनफैक्ट ऊपर के जितने रिएक्शंस लिखे हैं सबकी जो मैंडेटरी कंडीशंस है वो साथ में नोट करो फटाफट से। कमिंग बैक इन 2 मिनट्स।
राइट बच्चे, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम आगे पढ़ रहे हैं ईस्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इससे नोट कर लेते हैं हम ईस्टर की प्रॉपर्टी को। सबसे पहले तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा स्टेरिफिकेशन, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर एक अल्कोहल और एक एसिड मिलाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक अल्कोहल मिलाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ताकि उससे स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बन सके। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा स्टेरिफिकेशन, और परफ्यूम्स में ईस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम परफ्यूम लगाओगे तो मम्मा को भी बताना कि दीज आर ईस्टर्स एंड आई नो दी फॉर्मूला। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अलग अलग ईस्टर्स अलग अलग फ्रेग्रेंस देते हैं। किसी की फ्रेग्रेंस ग्रेप लाइक होती है, किसी की अलग अलग स्ट्रॉबेरी लाइक होती है। हर ईस्टर का अलग एक फ्रूटी स्मेल है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रूट्स की स्मेल आती है डिफरेंट ईस्टर्स में से, एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल परफ्यूम्स। अच्छा, ये एक बात इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ वॉलेटाइल लिक्विड। किसकी तरह, किसकी तरह, विच volatile liquid we have studied? एसीटोन। Acetone. Yes. एसीटोन। और Alcohol. अल्कोहल्स, राइट। अल्कोहल्स भी तो वोलेटाइल होते हैं, है ना, ठीक है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द ईस्टर्स हैव प्लेजेंट स्मेल, इसीलिए दे आर यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल सेंट्स और परफ्यूम्स। नाउ ईस्टर कैन आल्सो बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। This means that Easters can be used in making artificial flavors and essence used in ice creams. जैसे पता है एक्चुअली क्या होता है, that any ice cream that is looking white उसमें वनीला एसेंस डाल देते हैं। So vanilla essence doesn't mean उसके अंदर anything organic है, उसके अंदर ईस्टर डाला गया है, वनीला एसेंस डाला गया है। Yes, ma'am. ऐसे ही आप जो आप पढ़ना आज, डिफरेंट जूस के कंटेनर्स आते हैं ना, उसके पीछे जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं आप उसमें ये वर्ड पढ़ना, वेर एवर इज द वर्ड रिटन एसेंस, इसका मतलब ये है कि वहां रियल पल्प की जगह पर उसके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं, एंड दोस कम्स फ्रॉम व्हाट, दोस कम्स फ्रॉम द ईस्टर्स। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट, ठीक है। ओके, अभी ये कवेश मैत्री ये सबका कैमरा क्यों बंद है, पूर्वी टिया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं मैम, मेरा भाई परेशान कर रहा था, मैं उसको मना कर रही तो थी। आप फोकस बना के रखो ना बच्चे। अभी लाइफ में सब कुछ ऐसा ही थोड़ी होगा कि आपको फुल साइलेंस मिलेगी काम करने के लिए। ऑफिस में इतना हल्ला होगा लेकिन काम तो करना पड़ेगा, डेडलाइन तो मीट करनी पड़ेगी। तो खुद को हैबिट डाल दो ये कि आप कितना भी शोर हो आपके आसपास लेकिन आप फोकस्ड हो, ठीक है, क्लियर। चलो Excuse अब me, हम, ma'am. हाँ जी। Ma'am, so like, is it like, are musks also made up of these esters, ma'am? These musks, perfumes. Or something? जेनिशा आपकी वॉइस मुझे क्लैरिटी से नहीं आई, दोबारा से बोलो बच्चे। Ma'am, I'm asking if musks, ma'am, these musks that you get, even they are made up of esters, ma'am. आई हैव गॉट नो आइडिया ऑन दैट, उसका स्पेसिफिकेशंस पढ़ो। Ma'am, हम because I मस्त तो usually बायोलॉजिकल होता है। no, ma'am, there are synthetic musks, ma'am. I don't really know. I found it yesterday in my mom's cupboard. बेटा मुझे नहीं पता, जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना चीज कि चेक करना है उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ो, वहां लिखा होता है। नहीं पर मैम, ये वो वर्ड बस कुछ एसेंस, नहीं मैम, कुछ नहीं लिखा है मैम, उसमें काली डब्बा है ब्राउन कलर का। बेटा बॉटल जो यूज कर रहे हो उसके ऊपर होगा कुछ। अच्छा हाँ, ये क्या है पता नहीं, आई गॉट नो आइडिया। किधर से ऑर्डर किया वहां पता करो ये बात तो, ठीक है। चलो अभी अ, हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, राइट। One of the most important reaction of Ester is that they can be hydrolyzed back to alcohol and carboxylic acid from which they are originally made. कैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं अगर आप ईस्टर की, तो उसे आप वापस ब्रेक कर सकते हैं एक एसिड और एक अल्कोहल में, ठीक है। कैसे, कैसे करेंगे, देखो ये रहा ईस्टर, इथाइल इथेनोएट, इसके अंदर थोड़ा सा बेस डाल दिया, NaOH डाला, तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में ब्रेक नहीं होगा, इथाइल इथेनोएट में यहाँ से ब्रेक होगा ये C2H5, और यहाँ से ये ब्रेक होगा OH के साथ, Ca2H5OH बन जाएगा, ठीक है बच्चे।
हाँ, और ये जो CH3COO और ये Na, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मिलकर बना देंगे अगेन वही सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट, है ना बच्चे? Right. The alkaline hydrolysis of ester using alkali like sodium hydroxide is known as saponification. इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा saponification. जैसे esterification is very important definition, ऐसे ही saponification is also very important definition, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिससे सोप बनना है बच्चे. saponification ही वो प्रोसेस है जिससे सोप मेकिंग होनी है. ठीक है. This is because of the fact that this reaction is used for the preparation of soap when the ester of higher fatty acids with glycerol, higher fatty acid का मतलब है चेन में C17 होगा. हमारे टाइम पे तो चेन का नाम भी था, आपके टाइम पे नहीं है, तो C17 होगा. ठीक है. तो हायर फैटी एसिड्स मतलब कार्बन की चेन बड़ी होगी विद ग्लिसरॉल, ऑयल और फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, आप एक्चुअली वो जनरेशन नहीं हो, लेकिन आपकी मम्मा लोग से पूछना, अगर नानी दादी के यहाँ पर ना, कभी तो उन्होंने सोप बनते हुए जरूर देखा होगा. मैंने देखा है, मेरी नानी खुद सोप बनाती थी. वो ब्राउन कलर के बड़े बड़े से बार्स, इतने मोटे मोटे से बार्स बनाते थे ब्राउन कलर के, और वो खुद बनते थे घरों में. तो क्या हो रहा होता था कि कुछ कढ़ाई में कुछ सोडा वोडा डाल के ऊपर इतना सारा स्कम, ऐसे झाग झाग सा क्रिएट हो जाता था. फिर उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट इज एडेड, तो वो सब सब जो स्कम होता है ना, वो सब इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसके बाहर बना देते हैं सांचों में डाल डाल के, उस स्कम को इकट्ठा करके फिर उससे सोप बन जाता था. तो ये घर के ऑर्गेनिक सोप्स होते थे जो घर में ही बनाए जाते थे और यूज किए जाते थे. मैम मैंने वो देखा था, होममेड मैम, कुछ बॉटल शैम्पू था. आई हैव नॉट अच्छा, सीन सोप. चलो अब एक बार करते हैं हम टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो दो टेस्ट है बेटा, जैसे अल्कोहल के भी दो टेस्ट थे. कौन सा टेस्ट था? एक सोडियम के साथ सोडियम रिएक्ट किया मेटल. था, सोडियम मेटल टेस्ट था, सोडियम के साथ रिएक्ट किया था. दूसरा स्टेरिफिकेशन थी, अगर उसमें एसिड डाला था तो ईस्टर फ्रूटी स्मेल आनी चाहिए. ऐसे ही ईस्टर टेस्ट एसिड का भी हो सकता है, कि एसिड को टेस्ट करना है गिवन सैंपल में, पता नहीं एसिड है कि नहीं. अल्कोहल तो पता है ना, अल्कोहल डाल दो, फ्रूटी स्मेल आए तो ईस्टर बन गया, मतलब एसिड ही था गिवन सैंपल. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही है ना? तो पहला टेस्ट तो हो गया ईस्टर टेस्ट स्टेरिफिकेशन से. और एक टेस्ट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या करते हैं, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं. ठीक है बच्चे? और उसके अंदर जो वो गिवन सैंपल है एसिड का वो ऐड करते हैं. अगर ब्रिस्क एफरेंसेस आए, बहुत सारी बबल्स निकलते हुए दिखे जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे, तो समझ लो कि वो जो गिवन चीज थी वो क्या थी? कार्बोक्सिलिक एसिड. अंडरस्टूड और नॉट? एसिड का टेस्ट है ना, इसका मतलब क्या है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गिवन सैंपल है, पता नहीं वो एसिड है कि नहीं, यही तो टेस्ट करना है. तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, अगर बहुत सारी एफरवेसेंस निकलने लग जाए, जो कि आप डिलीवरी ट्यूब में ले जाओ और वहां लाइम वाटर हो, मिल्की टर्न हो जाए, इसका मतलब जो गिवन सैंपल था वो क्या था? वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड था. अभी फाइल बनाओगे तो वहां पे ये सब रिएक्शंस लिखने हैं आपने ना, अभी स्कूल की फाइल भी तो बनेगी. और नेक्स्ट इज लिटमस टेस्ट, जो कि अगेन एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करेगा. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई ये बात? यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड बड़ा सिंपल सा है, इसको खुद से पढ़ो एक बार जल्दी से, फटाफट से सब लोग खुद से रीड करो इसको. तो सबसे पहले तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ विनेगर. ठीक है, जिससे कि पिकल्स बन सकते हैं, बहुत सारी सॉसेस बन सकती है ना? और विनेगर क्या होता है? इट इज यूज्ड एज एन एपेटाइजर. मतलब एपेटाइजर मीन्स, मतलब आप उसे खाने से पहले खाते हैं और उससे भूख लग जाती है. हाँ, यू फील लाइक ईटिंग मोर नाउ.
तो विनेगर इज यूज्ड एज एन एपेटाइजर फॉर ड्रेसिंग फूड डिशेस, तो फूड डिशेस के साथ उसको एपेटाइजर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट विच इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर, तो इससे एक आर्टिफिशियल फाइबर बनता है सेल्यूलोज। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन, प्रोपेनोन की फॉर्मेशन होती है, और इससे ईस्टर्स बनते हैं, परफ्यूम्स बनती हैं। फिर साथ में इसे मतलब एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड प्लास्टिक्स एंड डाई इंडस्ट्री। देन इज इट इज यूज टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, तो लेटेक्स क्या होता है? दिस इज दैट व्हाइट कलर्ड थिंग दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, नो, रबर प्लांट में से जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे लेटेक्स कहते हैं। तो ये जो लेटेक्स है उसमें से रबर को कोएगुलेट करना है, इकट्ठा करना है, ताकि आप उसे यूज कर सको। तो वो काम कौन हेल्प करता है उसमें? इथेनोइक एसिड। तो सिर्फ यूजेस हैं, सिंपल थियरी है जो कि समझनी है, इस पे कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है। ठीक है। अब आगे चल रहे हैं बच्चे, नाउ दिस इज ओवर। अब हमें करना है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो अच्छा, यहाँ पर नाम है C17, यस है। तो ये इसे हम कहेंगे हायर फैटी एसिड्स। ये ऐसी चेन है, ऐसे एल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर ज्यादा कार्बन यूज हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज हायर फैटी एसिड्स। ठीक है। तो अब हायर फैटी एसिड्स को यूज किया है आपने सपोनिफिकेशन के लिए, सोप फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। एनी सब्सटेंस विच हैज क्लींजिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड अ डिटर्जेंट, है ना। इन अदर वर्ड्स, एनी सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। तो डर्ट को रिमूव करने वाला इज डिटर्जेंट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, वन इज सोपी, अनदर इज नॉन सोपी। दो तरीके के होते हैं। सोपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सोप्स एंड नॉन सोपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और जस्ट डिटर्जेंट्स। समझ में आ गई बच्चे बात ये? सोप्स क्या हुए? वो भी तो एक टाइप ऑफ डिटर्जेंट ही हुए। तो soaps are also detergents क्योंकि they are helping remove dirt. ठीक है। So in everyday language we talk of detergent in terms, in means of synthetic detergent, though in real sense the word soap is also a detergent or having a cleansing action. That is why it is a cleansing agent. So soaps and detergents are used for washing clothes, laundry, cleaning our body, sanitation, shaving soaps, hair shampoos, cleaning utensils, and in other एंड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। तो हम अभी अभी हमें इस सोप्स और डिटर्जेंट्स को डिटेल में पढ़ना है। तो व्हाट इज अ सोप? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोप है क्या? इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड्स। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप सोडियम सॉल्ट बना देते हो देन इट बिकम्स अ सोप। कैसे? ध्यान से देखो, ये रहा आपका एक एसिड ग्रुप से आया होगा ये O8, है ना बच्चे? ये एक O8 कहाँ से आया होगा? ये O8 ग्रुप आया होगा किसी ना किसी एसिड से। अभी सीखा ना, एसिड का H ब्रेक होता है तो O8 ग्रुप बनाता है वो, और उसके साथ NaOH जो आपने रिएक्ट किया ये है उसका Na। तो आप इसे कैसे रीड करेंगे? ये रीड होगा एज सोडियम स्टीयरेट, क्योंकि ये स्टीयरिक एसिड से बना है। ठीक है बच्चे। स्टीयरिक एसिड क्या हुआ? फॉर्मूला C17H35COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड में जब आपने NaOH पुट किया तो रिएक्शन क्या हुआ? NaOH प्लस किया, Na यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये स्टीयरेट जो है सोडियम से कंबाइन हुआ और बना सोडियम स्टीयरेट, और ये जो H और OH है इसने वाटर बना दिया। राइट और नॉट बच्चे? समझ में आया कैसे होना है रिएक्शन? और आप इस ग्रुप को क्या कहेंगे? ये जो COONA ग्रुप बन रहा है आप इसे कहेंगे कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है बच्चे। ऐसे ही नेक्स्ट देखें। मैम नेक्स्ट व्हाट हम इज ले दिस रहे हैं हाँ जी माइनस बेटा। प्लस? वेयर माइनस प्लस बेटा? मैम COO माइनस Na प्लस। बेटा एक्चुअली क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है ना, तो वो एक्चुअली जो आपने CH3COO Na किया वो एक्चुअली नेगेटिव आयन इसकी वजह से था, तो वो नेगेटिव और वो प्लस, ऐसा। ठीक है। मैम सो कंबाइन होने के बाद तो
we don't use the positive or negative ion बच्चे because आप फिर वो ऐसे समझो, देखो आप पूरे को पढ़ रहे हो किस नाम से, जो साथ में उसके एसिड लगा है उस नाम से। जैसे कि मैं इस ग्रुप को कैसे पढ़ रही हूँ, मैं इस ग्रुप को पढ़ रही हूँ कैसे, स्टीयरेट, स्टीयरिक एसिड से बना है, तो इसे मैं क्या पढ़ रही हूँ, स्टीयरेट पढ़ रही हूँ। राइट बच्चे, स्टीयरेट पढ़ रही हूँ ना। तो स्टीयरेट मतलब क्या है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है उसे एट के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कर दिया हमने, जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके आगे होगा, अब वो कुछ भी हो, इथेन है तो इथेनोएट, प्रोपेन है तो प्रोपेनोएट, कार्बोक्सिलेट जनरलाइज्ड फॉर्म है इथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट की। आ रही है राइट। बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट के लिए पाल्मिटिक एसिड विच इज C15 की चेन, टोटल C16 हुए बेटा एसिडिक ग्रुप का C मिलाकर। तो C15H31COOH इज पाल्मिटिक एसिड, और पाल्मिटिक एसिड बनाने के लिए इसे NaOH से रिएक्ट करेंगे, है ना, और Na इससे कंबाइन हो जाएगा और H जो है वो OH से कंबाइन होकर वो अलग चला जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से नोट करो फटाफट से इसे। ओके, अब हम यहाँ पर इसे पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली सोप क्या हुआ। सोप इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलता है, सो अ सॉल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर बनता है सोप सॉल्यूशन विच इज बेसिक इन नेचर। इसीलिए आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब आपको टर्मरिक चेक करना था कि वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो आपने घर में सोप से एक्टिविटी की थी, याद है आपको? है ना, कि घर में करी स्टेन लग जाता है तो उसको आपने सोप से वॉश किया तो वो रेडिश ब्राउन हो रहा था, याद आया सबको? तो वो कैसे किया था वो, क्योंकि टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो वहां क्या हो रहा है, वहां पर बेस के साथ वो रेडिश ब्राउन टर्न होता है, तो वो बेस कहाँ से आ रहा है, वो सोप से आ रहा है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो उससे टर्मरिक टेस्ट से जो है हमने वो चेक किया था कि सोप्स आर बेसिक इन नेचर, और मैंने आपको तब भी ये बात बताई थी कि आप हैंड वॉश और फेस वॉशेस से ये टेस्ट करोगे तो हो सकता है जस्ट स्लाइटली येलो का कलर डार्कन अप हो, हल्का सा ऑरेंज हो जाए, दैट्स इट। लेकिन अगर आप डिटर्जेंट्स यूज करोगे, जैसे सर्फ वगैरह जो डिटर्जेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स, वो यूज करोगे जब आप डिटर्जेंट्स, तो आप ये बात देखोगे कि वो एकदम रेडिश डार्क ब्राउन हो गए। तो उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आप ले रहे हो। लेकिन जो सोप्स आप फेस पे यूज करते हो, हैंड्स पे यूज करते हैं, दे आर वेरी माइल्ड, दे आर वेरी लाइटली बेसिक। क्योंकि क्योंकि क्या है, बेस भी तो कोरोसिव इन नेचर होता है ना, होता है ना, बेस कोरोसिव इन नेचर होता है ना, तो हाथ खराब हो जाते हैं बेसिस से। इसीलिए हैंड वॉशेस और फेस वॉशेस में जो बेसिस होते हैं वो बहुत माइल्ड रखे जाते हैं। अच्छा, और एक क्या चीज आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि इस डिटर्जेंट से हमारे हाथों पे एलर्जी हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है, कि उन्हें उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस सूट नहीं करता, है ना। तो फिर वो दूसरे सॉल्ट्स यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के, तो वो दूसरे यूज करते हैं जिससे कि उन्हें एलर्जी ना हो। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर ऑफ सोप मैं ऑलरेडी ये बात करा चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फैट और ऑयल है जो, एक मिनट बच्चे होल्ड ऑन। राइट बच्चे, ओके। सो अभी मैं ये आपको रिएक्शन करवा चुकी हूँ, जहां पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक फैट और ऑयल लेना है और उसे NaOH के साथ ट्रीट कर देना है। ठीक है बच्चे, और इसको जब आप हीट करोगे तो साथ में बनेगा सोप और साथ में ग्लिसरॉल, एक अल्कोहल रिलीज होगा।
ठीक है बच्चे, क्लियर? Now the process of making soap by the hydrolysis of fats or oils with alkalis is called saponification. In other words, the process of splitting the fat or oil to form the soap is called saponification. याद रखना definitions important है, ठीक है? Now, please note that it is not necessary to use animal fat for preparing soap. Vegetable oil like castor oil, cotton seed oil, soya bean oil, linseed oil, coconut oil, palm oil, olive oil, इनमें से कोई भी ऑयल्स आप सोप्स की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन विच सोप्स का टेक्सचर डिफरेंट होता है, सोप की बेसिसिटी डिफरेंट होती है, इसीलिए क्योंकि वो डिफरेंट फैटी एसिड से बने हैं। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आपने जब प्रिपरेशन ऑफ सोप लिखा ना, इसके अंदर एक चीज लिखी, कॉमन सॉल्ट। पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कैसे, क्यों पिंच ऑफ क्यों रिक्वायर्ड है? आप पूरा का पूरा रिएक्शन देखोगे। आपने क्या किया, 20 ml कैस्टर ऑयल लिया, तो आप कैस्टर ऑयल से सोप बना रहे हो। इसके अंदर 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, मतलब उसमें सिर्फ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आउट ऑफ दैट 100%, रेस्ट 80% इज व्हाट? इट इज वाटर। और साथ में 30 ml का वो कंटेंट होना चाहिए। जो 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका 30 ml आपने वो लिया, 20 ml आपने कैस्टर ऑयल लिया, टुगेदर 50 ml सामान है ये। अब आपने इसे हीट किया, स्टर करते रहे, और जो है पेस्ट ऑफ सोप बन गया। नाउ वी एड 5 to 10 grams ऑफ कॉमन सॉल्ट टू इट। 5 to 10 grams इज नथिंग एक्चुअली, अ पिंच, राइट? इतना सा थोड़ा सा आपने उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सोप। क्या कर रहा है ये हेल्प कर रहा है उसके बार्स बनने में, ताकि वो इकट्ठा हो जाए। देखो, व्हाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड? कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ द सोप टू कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, soap separates out on its own, but some of it remains in the solution. So common salt is added to precipitate out all the soap from the aqueous solution. ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं, जो डर्टी बॉडी होती है, उसमें क्या होता है, ऑयल, ग्रीस, है ना, पॉल्यूटेंट्स, ये सब जो है यहाँ पर हमारे, इसे हम डर्ट कहते हैं। तो स्टिकी सब्सटेंसेस को जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, राइट और नॉट, हम डर्ट किसे कहते हैं? स्टिकी सब्सटेंसेस जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसे ही हटाने के लिए तो सोप का यूज किया जाएगा। नहीं तो सिर्फ पानी से भी मुंह धो लेते। सोप की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये स्टिकी सब्सटेंसेस, ये ग्रीसी सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए सोप यूज करते हैं, जो कि वहां पर करता है मिसल एक्शन। दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल पढ़ लेना बेटा। देखो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सोप का, जहां पर जो लॉन्ग चेन आपने ऑयल लिया है, वो ऐसा लॉन्ग चेन लग रहा है, और ये हेड टाइप जो है वो आपका सोडियम आयन है। ठीक है, शॉर्ट आयनिक पार्ट जो है वो Na है, और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसके साथ अटैच है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है सोप का। ठीक है बच्चे, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज हाइड्रो, एक मिनट, राइट बच्चे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अब क्या है, अब दो टर्म्स पढ़नी है हमें। वन इज हाइड्रोफोबिक,
राइट बच्चे, नेटवर्क ग्लिच आया। चले। अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे थे, हम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट समझ रहे थे। क्या होता है बच्चे हाइड्रोफोबिक? फोब मीन्स फोबिया, डर। तो जो पार्टिकल, जो पार्ट जो है वाटर वाटर रिपेलिंग है, उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और हाइड्रोफिलिक इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग टू वाटर, वाटर अट्रैक्टिंग। हाइड्रोफिलिक वाटर फ्रेंडली, एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग। ठीक है बच्चे, बात आई है समझ में? तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जो लॉन्ग चेन पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी से डरती है। और ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है, ये वाटर फ्रेंडली होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्टेन अगर मैं यहाँ पर एक स्टेन बना दूं, तो अब इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर इसके आसपास इस तरीके से जो है वो, इसे मिसल एक्शन बोलते हैं बेटा, जहां पर द डस्ट पार्टिकल इज ट्रैप्ड बाय द सोप। कैसे, अभी बता रही हूँ, देखो। पहले एक स्ट्रक्चर बना दूं ये पूरा। राइट। तो अब होता क्या है बच्चे, अब ये ग्रीस और डस्ट पार्टिकल है। ये जो टेल पार्ट है सोप का, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये पानी से डरता है। लेकिन ये ऑयल फ्रेंडली है। ये क्या है साथ में, ऑयल फ्रेंडली। ये ऑयल ग्रीस में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो ये पार्ट जो है ग्रीस में डिसॉल्व हो जाएगा, ये इसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा। राइट। और अब क्या है, जो वाटर फ्रेंडली पार्ट है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, ये हेड पार्ट जो है, Na पार्ट जो है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाटर की तरफ भागेगा। और इसमें जो ग्रीस है वो इस क्लॉथ के पीस के ऊपर से अलग हो जाएगी। आ रही है बच्चे के नहीं आ रही है बात समझ में? जो ऑयल फ्रेंडली पार्ट है, जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है, वो ग्रीस में डिसॉल्व हो गया। और जो हेड पार्ट है वो वाटर की तरफ रन कर रहा है, वाटर की तरफ डिसॉल्व हो रहा है। और इसी सब में जो ग्रीस है वो वाटर से जो क्लॉथ है उससे अलग होकर वाटर की तरफ आ जाती है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? हो गया ना मिसल एक्शन क्लियर? देखिए यहाँ पर, ये देखो। अब ये सोप आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, इस तरीके से उसने ग्रीस में गया। और ग्रीस में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ग्रीस में डिसॉल्व हो गया, ये सब ग्रीस में डिसॉल्व हो गया। ठीक है। और सोडियम पार्ट जो है वो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो ग्रीस है उसने वो क्लॉथ पीस जो है वो छोड़ दिया और वो रिमूव हो गया। है ना? तो सोप मिसल इंट्रैप्स द डर्ट पार्टिकल्स, वो उसे इंट्रैप करता है और उसे वाटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। इन दिस क्लॉथ के ऊपर से या बॉडी के ऊपर से जो डर्ट है वो रिमूव हो जाती है। अब आपको इसे पढ़ना है। लिमिटेशन ऑफ सोप क्या है, अगर आप हार्ड वाटर में सोप को यूज करेंगे। अब आजकल एक्चुअली हार्ड वाटर कहीं होता ही नहीं है, तो बहुत कम, आई थिंक हरियाणा के किसी गांव में टाइप्स आपको ऐसी जगहों पे कहीं खारा पानी मिलेगा। अब हर जगह सॉफ्ट वाटर ही सप्लाई होता है। लेकिन अगर कहीं खारा पानी है तो हार्ड वाटर है, उसके अंदर आप क्लोथ्स कितने भी वॉश करने की कोशिश करो, वहां पे फ्रॉथ फॉर्मेशन होगा ही नहीं। फ्रॉथ इज व्हाट, हिंदी में झाग। फ्रॉथ ही नहीं बनेगा, फ्रॉथ नहीं बनेगा तो मिसल इंट्रैप नहीं कर पाएगा डर्ट को, और क्लींजिंग एक्शन हो ही नहीं पाएगा बच्चे। ठीक है। तो अब इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे, इसको पहले ट्रीट करना पड़ता है। कैसे, इसके अंदर या तो आप डिटर्जेंट्स यूज करेंगे, उस पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से डिटर्जेंट्स की हेल्प से आप पहले सॉफ्ट वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हो, और फिर उसके ऊपर जो है वो सोप्स का एक्शन होता है। तो अब छोटा सा पार्ट रह गया, डिटर्जेंट रेस्ट, द चैप्टर इज ओवर। कल मैं ये विद इन 30 मिनट्स फिनिश कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर का वाइवा, मतलब इसी चैप्टर का जो आगे का पार्ट है उससे वाइवा लूंगी, रेस्ट हाफ से। और नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक आप सब 90% स्कोर नहीं कर लेते, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बेटा जी? चलो, विद दिस बाय बाय फॉर टुडे।